चलो करें काम शुरू। तो आज का हमारा बड़ा प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। और कुछ बातें हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है, +1 में भी आप पहले भी पढ़ चुके हो। और होता क्या है सेंटर ऑफ मास? होता क्या है, जहाँ पे द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, कि आप पूरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाओ और उस अकेले पॉइंट पे वो फोर्स लगाओ, देन द फोर्स इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल बी द सेम इन बोथ द सिचुएशंस। ठीक है, तो इसमें जो पहली बात आती है वो ये कि अगर कोई बॉडी है वो मल्टीपल मासेस, ये तो कुछ और स्माइली टाइप नहीं, वो भूत टाइप बन गया ना। अगर मल्टीपल मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन ले लोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें अगर आप पहले पार्टिकल का मास और उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे पार्टिकल का मास उसका पोजीशन वेक्टर प्लस ऐसे ही जितने भी पार्टिकल लेने हैं, जनरली हम 2 बॉडी सिस्टम लेते हैं। तो M1 M2 ये बॉडीज हो गई और इनके बीच ये डिस्टेंस हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। सेंटर पे देखना है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में कहीं पे लाई करेगा और वो पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा उसका, लेट इट बी कैपिटल R। ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का और वो इस तरह से अपनी पोजीशन रखता है सच दैट R द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास is given by mass 1 multiplied by its position plus M2 R2 and divided by the total mass। ठीक है, तो अगर आप इस M1 प्लस M2 को इधर ले जाओगे और MR बना दोगे तो ये हो जाएगा पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू sum of the masses of the individual particles multiplied with their position vectors। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने किसी पे नोटिस भी किया होगा, अगर फोर्स के केस में जाएं तो पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो मोमेंटम का केस बन जाएगा, इट विल बी समेशन mi vi। और अगर एक और डेरिवेटिव ले लें तो फोर्स का केस बन जाएगा, इट विल बी mi इंटू ai। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अगर आप पूरी बॉडी का मोमेंटम देख रहे हो तो बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द मोमेंटम्स ऑफ सम ऑफ द मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ऐसे ही जो पूरी बॉडी पे फोर्स लगा लो, अलग अलग पार्टिकल्स पे फोर्स लगा के उस पर कुछ इफेक्ट ले लो, या फिर सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे उतना ही एक्सेलरेशन लगा के उतना ही फोर्स लगा के रिजल्ट ले लो, रिजल्ट विल बी द सेम इन बोथ द केसेस। ये हम बातचीत कर चुके हैं और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसे। ठीक है, तो जनरली हम 2 बॉडी सिस्टम लेते हैं M1 M2 के साथ और उसके साथ प्रूव करके उसे जनरलाइज कर सकते हैं N बॉडी सिस्टम पे। ठीक है, लेकिन N बॉडी प्रॉब्लम बड़ी टिपिकल टाइप होती है, तो हम जनरली 2 बॉडी प्रॉब्लम भी कर लें तो बहुत है। ठीक है, और एक पॉइंटकेयर नाम का साइंटिस्ट हुआ था, उसने बड़ी अच्छी एक थ्योरम दी थी, दैट वाज ऑल अबाउट क्योटिक सॉल्यूशंस। क्योटिक मतलब वो बोलता है कि अगर 3 बॉडीज़ भी आप ले लो तो उन्हें 3 बॉडीज़, सिर्फ 3 बॉडीज़, उन्हें एग्जैक्टली सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करते हैं थोड़ी सी भी इनिशियल पोजीशन चेंज करते ही। ठीक है, 200 पेज का लंबा आर्टिकल लिखा था उसने, बुक हो जाती है कि किसी कंपटीशन के लिए कुछ प्रूव करना था, और वहाँ पे उस साइंटिस्ट ने क्या किया, 200 पेज का लंबा आर्टिकल लिख के, डेरिवेशन लिख के, पेजेस की मैथ्स की मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख के दिखा दी कि भाई अगर सिस्टम में 3 बॉडीज़ हुई
आप सन और अर्थ के साथ मून को मिला लो तो सिस्टम को सॉल्व करना, एग्जैक्टली सॉल्व करना बहुत ही टेढ़ा काम है। क्योटिक प्रॉब्लम बोलते हैं उसे, केओस हो जाना होता है ना, केओस हो जाना, सुना है वर्ड केओस? तो उन्हें क्योटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मतलब कुछ वहाँ पे काफ़ी केओस हो जाता है, उस चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में इतनी बात ही आएगी। तो अगर हम इसमें एक और चीज़ हमें देखने वाली है, वो ये कि अगर हम पोजीशन चेंज करें, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये तो ठीक है हमें पता लग गया, ओके। अब क्या करो, इस ओरिजिन को यहाँ पे ले जाओ, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो अब सारी दुनिया क्या होगी, सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट टू दिखेगी। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये माइनस की साइड हो गई, ये इसकी माइनस हो गई, और ये हमारा ओरिजिन जो है वो किस पे है, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये आपको अपने आप में एक चैप्टर भी है। उसमें क्या होगा, आप हर प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक देखोगे लैब फ्रेम से और एक देखोगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। एक लैब फ्रेम और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, उसमें क्या होगा, देखो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, ये लेबोरेटरी फ्रेम है। ठीक है, या मैं किसी कॉर्नर पे खड़ा हूँ बिल्कुल ऐसे, और मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो लेबोरेटरी फ्रेम में है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक बॉल और एक वॉल आराम से अपनी जगह पे खड़ी है, बॉडी m1, ठीक है, विद पोजीशन r1, और वो अपनी जगह पे ही खड़ी है, उसकी वेलोसिटी 0 है। दूसरी बॉडी m2 आई, आके इससे टकराई और फिर वापस चली गई। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, एक बॉडी रेस्ट पे रही, एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ गई, टकरा के वापस आ गई। दिस इज योर लैब फ्रेम, जिसमें आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, कुछ भी बदल नहीं रहा, आपका ओरिजिन बिल्कुल फिक्स हो गया कि आप इसी फ्रेम से यहीं खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, दिस इज योर लैब फ्रेम, जो हमने यहाँ पे भी देखा कि मान लो दो बॉल्स उन्होंने देखा कि R1 पोजीशन है इसकी, R2 इसकी, और दोनों बॉल आई और टकरा के चली गई, ऐसे दिखेगा उसे। ठीक, अब इसी सिचुएशन को आप देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, उसमें क्या होगा। तो आपने देखना है इनिशियल पोजीशन पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है दोनों का सेंटर ऑफ मास। मान लो ये वॉल है और इसका मास भी इतना ही मान लो, बराबर का मान लो, ये लो, इस वॉल पे दूसरी कोई चीज़ रखी है, हम इसके साथ देख रहे हैं, गई, टकराई, वापस आई। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं दोनों के बीच में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ है और ये कहाँ है, दोनों के बीच में m1 r1 m2 r2 से निकाल लो गया। अब इसे यहीं रेस्ट पे रखो, दोनों के बीच में रेस्ट पे रखो, इसे थोड़ा सा आगे लेके आओ। तो जब ये आगे आएगा, यानी कि जब ये बॉडी इधर से थोड़ा सा इधर को मूव करेगी, शिफ्ट करेगी, R2 शिफ्ट होगा तो R भी शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब ये बॉडी ये मूव कर रही है आगे, तो सेंटर ऑफ मास भी पहले यहाँ था, अब ये आगे आई और सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास पे खड़े होके सोचो, उसे क्या दिखेगा, पहले दोनों बॉडीज बराबर इक्वल डिस्टेंस पे उससे थी, दूर थी, इक्वल मान लिया मासेस, तो इक्वल हो गया। अब लैब फ्रेम से तो दिख रहा है कि ये रेस्ट पे है और ये आगे आ रहा है, तो अब ये आगे आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी तो शिफ्ट हो गया। अब ये दोनों फिर से कहाँ पे जाएगा, वो दोनों के बीच में। तो अब उसे क्या दिखेगा, उसे दिखेगा जो लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा है, उसे दिखेगा कि थोड़ा सा ये बॉडी मेरे पास आ गई और थोड़ा सा ये बॉडी मेरे पास आ गई। खुद कभी हम मोशन में नहीं देखते खुद को, हमारे विद रिस्पेक्ट टू हम हमेशा रेस्ट पे हैं। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो अब उसे क्या दिख रहा है, उसे दिख रहा है कि पहले दोनों मेरे से 10-10 मीटर पे दूर थे, अब मेरे से दोनों 6-6 मीटर पे दूर हैं, अब मेरे से दोनों
3-3 मीटर पे दूर हैं, और फिर मेरे से डिस्टेंस 0 है, और फिर मेरे से दोनों दूर जा रहे हैं, 3 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 10 मीटर। क्लियर हुआ? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वो दिखेगा कि दोनों बॉडीज पास में आई, टकराई और दोनों चली गई। और लैब फ्रेम से क्या दिखेगा कि एक बॉडी रेस्ट पे थी, एक आई, दूसरी आई और टकरा के वापस चली गई। तो ये फ्रेम का डिफरेंस है। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करेंगे, लैब फ्रेम में सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करते हैं। काम बड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? तो यही चीज ऐसा कुछ हम टारगेट कर रहे हैं अभी। एक बार इसे यहां से समझ के देखते हैं। अगर हम यहां पे सेंटर ऑफ मास मान लें तो पहले की पोजीशन इधर है m1, कितनी पोजीशन, क्या पोजीशन है उसकी, r1, और दूसरा कहां पे m2, उसकी पोजीशन क्या है, r2। ठीक है, तो हम लिखेंगे mr इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 लिख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब r की पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, 0। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा कि m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि r2 अगर आप देखोगे, या r1 भी देख सकते हो, लेकिन हम r2 देख लेते हैं, दैट विल बी माइनस ऑफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में r1 है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में r2 होगा। और वो डिपेंड किस पे करेगा, m1 और m2 के रेशो पे, m1 और m2 के रेशो पे। तो जो भारी होगी बॉडी, जो बॉडी हैवी होगी थोड़ी सी, ये उसकी तरफ क्या होने वाला है, उसकी तरफ शिफ्ट होने वाला है। ठीक बोल रहा हूं? क्योंकि m1 बड़ा होगा अगर, तो r1 को छोटा होना पड़ेगा। m1 बड़ा, ये लो m1 बड़ा ले लिया, m2 हम छोटा ले लेंगे, m2 छोटा ले लिया, मास m1 जो है वो बड़ा ले लिया। तो अब अगर दोनों की प्रोडक्ट को बराबर होना है तो r1 को कम होना पड़ेगा, r2 को ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिस रेशो विल बी मच ग्रेटर देन 1, सो दिस विल बी मच ग्रेटर देन दिस। तो ये हो जाएगा ऐसे कि r1 हो गया छोटा सा और r2 हो गया बड़ा सारा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी। तो ये जिसकी बात करता है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पे डिपेंड करता है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी बॉडी का मास कितना है इसे कोई इतना कंसर्न नहीं है उस चीज़ से, लेकिन बॉडी के किस हिस्से में मास कम और किस हिस्से में मास ज़्यादा, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता रहता है। एक बात तो हो गई, ओके। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये शिफ्ट होता रहता है। अगर हम m1 बहुत ही बड़ा ले लें, मान लो इससे भी बड़ा ले लें, फिर तो वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉडी के पास ही हो जाएगा, हैवी बॉडी के पास। तो ये और ज़्यादा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और करते करते ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ऐसे लगेगा बिल्कुल यहाँ पे बॉडी का सेंटर और यहाँ पे ही सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये चीज़ इसमें आती है। तो इसे हम कैसे लेते हैं, जब हम सन और अर्थ सिस्टम लेते हैं, सन और अर्थ सिस्टम लेंगे, या आप अर्थ और मून सिस्टम ले लो, जो भी सिस्टम आप ऐसा देख रहे हो जिसमें एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी चक्कर मार रही है उसके अराउंड, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बॉडी पहली के अराउंड चक्कर मार रही है। वो असल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो दोनों अपने जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, टू बॉडी सिस्टम का वो जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके चारों तरफ घूम रही हैं। दोनों बॉडीज इस टू बॉडी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूम रही हैं, ठीक है।
लेकिन क्योंकि एक बॉडी का मास इतना ज़्यादा है कि उस सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही शिफ्ट हो गया, तो हमें लगता है कि बॉडी 2 इज रिवॉल्विंग अराउंड बॉडी 1, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके अंदर है। ठीक, अगर आप सन को देखोगे तो सन भी घूम रहा है, लेकिन ये उसका सेंटर है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा भी, ये सन है, वो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूमेगा तो कैसे घूमेगा? कुछ इस तरह से, isn't it? ऐसे ही घूमेगा ना। तो वो बॉडी अगर ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, इसकी टिप दिख रही है जो मैंने बिल्कुल उसके ऊपर ये बना लिया, अभी जो मर्ज कर रहा है वो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा साइड में करूँ और मुझे इसके अराउंड घूमना हो तो वो कैसे होगा? कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा उधर, ऐसे ही घूमेगा ना वो उसके चारों तरफ। तो सन भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसी के चारों तरफ घूम रहा है, और अर्थ भी उसी के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो सन हमें लगता है आराम से बैठा है और अर्थ हमें लगती है कि बड़ा पता लगता है कि घूम रही है। हालांकि हमें यहाँ से देखते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि अर्थ घूम रही है, हम बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो चक्कर मार रहा है। आपको एक और बात बताऊं कि हमें हज़ारों सालों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक मान लो, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी। वहाँ पे हमारा घमंड, हमारी जो सुपीरियर दिखने की जो वो है ना नेचर है, वो दिखती थी। वो बोलते थे कि भाई वी आर द मोस्ट सुपीरियर वन, और हम जो है हम बिल्कुल दुनिया के सेंटर में हैं और सारी दुनिया हमारे चक्कर मार रही है, सारी दुनिया हमारे चक्कर मार रही है। सूरज तक देख लो, वो हमारे चक्कर मार रहा है, हमारे पास आता है चला जाता है। राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, वो हमारे चक्कर मार रहा है। बाकी के सारे प्लेनेट, मून हमारे चक्कर मार रहा है। और हमारे घमंड की कोई इंतहा ही नहीं है। इतना घमंड है कि जिस बंदे ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, उसे रिलीजियसली जोड़ लिया लोगों ने। इंडिया में नहीं, बुरे हाल, सब जगह यही हाल है। उसे जिस आदमी ने बोला कि भाई कोई सुपीरियर नहीं हो, अर्थ चक्कर मार रही है, सन आराम से बैठा है, उसे जिंदा जला दिया था लोगों ने। ठीक है, किसी को उम्र कैद दे दी थी, अंदर ही कर दिया था कि बस ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे रिलीजियसली लोग गुरु भगवान बोल के गए हैं कि नहीं जी अर्थ जो है वो सुपीरियर है, ये ऐसे ही हमारे खिलाफ जा रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। वो अलग लड़ाइयाँ चलती हैं अलग लेवल पे। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं कितने ही लोगों को सज़ा मिल चुकी है। फिर एक समझदार बंदे ने उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया कि भाई मैंने ये रीडिंग ली है, ये मून है, ये सन है, ये अर्थ है, और मैंने हर अलग अलग टाइम पे रीडिंग्स ली हैं, और ये दूर जुपिटर है और जुपिटर के प्लैनेट्स हैं। तो पहले उसने ये प्रूव किया कि दूर कोई प्लैनेट जो है उसके भी अराउंड बॉडीज घूम रही हैं, समझ रहे हो। तो हमने टेलीस्कोप लगा के ये दिखा दिया, उसने गैलीलियो की बात कर रहा हूँ, टेलीस्कोप लगा के ये दिखा दिया कि अगर आप देखोगे तो दूर कहीं एक बॉडी है, हमें लग रहा था सारी दुनिया हमारे चक्कर मार रही है, पर दूर कहीं एक बॉडी है जिसके अराउंड चारों तरफ उसके भी चक्कर मार रहे हैं लोग। ठीक है, वो जुपिटर के मून्स थे, जुपिटर के मून्स मतलब जुपिटर के सैटेलाइट्स। ठीक है, तो फिर ये दिखा दिया। फिर थोड़ा सा घमंड टूटा कि अब भाई चक्कर तो मार रहे हैं, मतलब वहाँ उतनी दूर भी कोई पावरफुल बंदा बैठा है, बृहस्पति गुरुदेव बैठे हैं, है ना, गुरुवार बोलते हैं बृहस्पति पे, तो जुपिटर प्लैनेट पे बोलते हैं, जुपिटर पे, वो कि वहाँ भी कोई बैठा है जिसके अराउंड चक्कर मार रहे हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि भाई मून को देखो और सन को देखो, अगर दोनों ही अर्थ के चक्कर लगा रहे हों तो जो मून के पैटर्न बनते हैं ना, शक्ल देखिए ना, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून देखे हैं, पूर्णमासी पे, अमावस पे, जो कभी फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, कभी नो मून होता है। तो अगर आप वो स्ट्रक्चर्स देखो, ये मान लो कि सन और मून दोनों अर्थ के चक्कर मार रहे हैं, तो आप उनकी जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनकी रीडिंग्स को कभी नहीं वो शेप्स बनने वाली।
जिस तरह की शेप्स जितने टाइम के बाद बनती हैं, विद इन ए मंथ मून 2 बार चेंज करता है ना, उस तरह से शेप्स वो नहीं बन सकती। फिर लोगों ने माना कि यार ठीक है, बात तो उल्टा कर सकते हो, अर्थ को घुमाओ, सन को रेस्ट पे रखो, फिर ठीक हो जाएगा। तो हमारी थ्योरी चेंज हुई है, ठीक है, वो थ्योरी चेंज हुई है। तो इस तरह से चलता है, साइंस इवॉल्व होती है। साइंस में अच्छी बात यह है कि कोई भगवान नहीं होता कि उसने बोल दिया तो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर नेचर में वो दिख रही है चीज़, ऑब्जर्व हो रही है और वो ऑब्जर्वेशंस के साथ ही उसकी थ्योरी मैच करती है, तो वो उसकी थ्योरी मान लेते हैं। और फिर कोई 20, 50, 100 साल बाद कोई और बंदा दे 200 साल बाद आके आइंस्टाइन वर्गा बोल देता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, और प्रूव कर देता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ पहले वाले ने थोड़ा गलत कर दिया था, या ये कमी रह गई थी, उसमें ये और ऐड कर लो। फिर उसके 200 कोई 100 साल बाद कोई बोल देता है कि आइंस्टाइन ने ये बोला था ना, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, हॉकिंस ने बोला है, प्रूव किया है, ये ठीक है। तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है विद टाइम, ठीक है। ओके, तो अब इस सिस्टम को, अब सिस्टम में बॉडीज तो कितनी है, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों बॉडीज, एक्चुअल में तो दोनों बॉडीज अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि M2 बॉडी M1 बॉडी के अबाउट घूम रही है ना, ये चीज़ है। तो अब हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को या इस तरीके को यूज़ करके, कुछ लॉजिक लगा के, अपने हिसाब किताब सा बिठा के, हम क्या करेंगे, 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 2 बॉडी प्रॉब्लम को, मतलब जिसमें M1 1 और 2 दोनों को अलग अलग देखना पड़े, उसकी जगह हम एक सिंगल बॉडी को देखेंगे और उससे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्या करो उसके लिए, 2 बॉडी ले लो। तो आर्टिकल का नाम है रिडक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में ही आता है, और सेंटर ऑफ मास का सारा कॉन्सेप्ट बस इसी आर्टिकल के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए अलग से चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं थी इसकी। रिडक्शन ऑफ, क्या करना है, क्या बताया मैंने, 2 बॉडी प्रॉब्लम इनटू 2 बॉडी टू 1 बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। ये हम करने वाले हैं प्रॉब्लम को रिड्यूस। तो ले लो सिस्टम, ये लो, पहला आर्टिकल मास M1 और पोजीशन R1, मास M1। दूसरा पार्टिकल मास M2 और पोजीशन R2, ये हो गया। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ठीक है। फोर्स अगर देखोगे आप तो यहाँ भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रही है ना, तो ऐसे भी लगा लो, एक फोर्स इधर से इधर, एक फोर्स इधर से इधर, क्योंकि ग्रेविटेशनल है, अट्रैक्शनल फोर्स है। तो कैसे करें, F क्या करें, G M1 M2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना होता है, वो R है, ठीक है। आएंगे उस बात पे, R स्क्वायर। ओके, तो अगर ये 1 पे फोर्स है और ये 2 पे है, तो 2 पे कितनी है, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो कोई दिक्कत वाली तो चीज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है कि हमने अभी वेक्टर नहीं लिया, तो लेट्स टेक इट इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैं और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा F1 को क्या लिख देता हूँ, मैं F1 को लिख देता हूँ M1 d स्क्वायर R1 बाय dt स्क्वायर, के पहले का मास और उसकी एक्सेलरेशन, और इसको भी लिख देता हूँ M2 d स्क्वायर R2 बाय dt स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा, ओके। और क्या करें,
माइनस माइनस कर दें, m1 काट दें दोनों तरफ, इधर से m2 काट दें, ये भी कर ही सकते हैं, है ना। चलो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इतना फैक्टर तो सेम हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या रहेगा, वेक्टर लगा लो, डायरेक्शन लगाओ। डायरेक्शन क्या करें, आपको पता है कि अगर एक डायरेक्शन इधर 1 2 इधर है, क्योंकि m1 को बॉडी उधर खींच रही है, तो m2 को बॉडी इधर खींच रही है, तो जो m2 पे फोर्स लग रही है वो अगर इस तरफ है, तो जो m1 पे लग रही है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी। तो अगर मैं इसे एक को पॉजिटिव मान लूँ, किसी भी एक को पॉजिटिव मान सकते हैं, आर कैप मान लिया मैंने, मतलब यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन है, तो दूसरा भी आर कैप होगा लेकिन बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब m1 को उधर ले जाओ और m2 को उधर ले जाओ, तो मैं ये रिलेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो मैं लिखूंगा d² r1 और वेक्टर भी लगा लूँगा बाई dt² इज इक्वल टू 1/m1, और मैं अंदर लिखूंगा नंबर जो फिक्स हैं gm1 m2 बाई r² r कैप। और अगर मैं दूसरे को लिखूं तो d² r2 बाई dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m2 gm1 m2 बाई r²। मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन एक बार के लिए मैंने काटा नहीं है कुछ भी, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए, कॉमन निकालना है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या बनेगा, d² बाई dt² r2 वेक्टर फॉर्म है, और माइनस करोगे तो r1 हो जाएगा, बाकी तो कॉमन ही है, बाहर निकल गया। ठीक हो गया, ओके, इज इक्वल टू जो कॉमन है वो तो कॉमन ही है, gm1 m2 बाई r² और r कैप। इसे तो क्यों ही छेड़ना है, ये तो सेम ही है। यहाँ पे एक आएगा माइनस 1/m2 और एक आएगा माइनस 1/m1, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा ऐसा, देखो, ठीक है, चल जाएगा काम, ओके। तो अब r2 माइनस r1 क्या चीज़ है, वो भी बता सकते हो आप, है ना, क्योंकि ट्राइंगल लॉ से हमें पता है कि अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, वो बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब जहां से पहला शुरू हुआ, ठीक, जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा शुरू हो जाएगा, और जहां दूसरा फिर मतलब उसके ऑपोजिट जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पहला खत्म वहां दूसरा शुरू, मतलब ये सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो R1 प्लस R इन दोनों का रिजल्टेंट R1, और ये से मान रहे हैं हम R वेक्टर प्लस R, ये किसके इक्वल होगा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब अब जहां वो खत्म हुआ वहां से अगर ये शुरू होता तो सेम ऑर्डर हो जाता, पर वहां यही खत्म हो गया जाके तो ये ऑपोजिट ऑर्डर है, यानी कि ये इन दोनों के सम का रिजल्टेंट है। तो R2 माइनस R1 करोगे तो कितना आएगा, R वेक्टर। तो एक तो चीज मिल गई कि ये R वेक्टर है, तो ये हो गया d² R बाय dt²। अच्छा, दूसरी चीज देखो कि मान लो अगर इसे मैं इस सिस्टम ऑफ मासेस को 1/m1 प्लस 1/m2 को एक ही मास पुट कर दूं, लेट इट बी 1/μ। म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। अगर इसके इक्वल पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, -1/μ, और ये बाकी तो है ही है,
Gm1m2 बाय r स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो ये म्यू इधर ले जाओ, तो म्यू इनटू एक्सेलरेशन यानी कि ये फोर्स हो गई। म्यू क्या बताएगा रिड्यूस्ड मास सिस्टम का, एक ही है। आर क्या बताएगी पोजीशन वेक्टर, एक ही है। तो ये बेसिकली एक ही प्रॉब्लम है कि रिड्यूस्ड मास की कोई बॉडी आर पोजीशन वेक्टर के साथ अगर मूव कर रही है तो उस पर ये फोर्स लगने वाली है, इस तरह से। ठीक हो गया। और इसमें हम एक और काम करें, जो सन और अर्थ वाला लिया है हमने, सन और अर्थ में क्या लिया था हमने, क्या अर्थ का मास हमें पता है 10⁻24 किलोग्राम है, सन का मास हमें पता है 10⁻30 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा है ना। अगर मतलब एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से बहुत ज़्यादा है, तो ये बताओ 1/m1 + 1/m2 कितना आ जाएगा, ये बहुत 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 ज़्यादा है। तो 1/this बहुत 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 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इग्नोर ही कर दो। तो 1/m2 इज नियरली इक्वल टू 1/μ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू m2, हल्की वाली बॉडी। तो अगर सन और अर्थ का मास ले लोगे तो यानी कि आप किसके रिड्यूस मास, मतलब किसके मास की बात कर रहे हो, हल्की बॉडी यानी कि अर्थ की। और पोजीशन किसकी ले रहे हो, अर्थ की। फोर्स कितनी लग रही है, Gm1m2 बाय r स्क्वायर, जिसमें फोर्स क्या है, मास m1 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको घुमाने में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हल्की बॉडी का रोटेशन अबाउट द हैवियर बॉडी जो है वो हम कहते हैं कि आपको सन को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास उसमें ही चला गया है। तो इट इज़ सिंपली, it's not a two body problem, it's simply a one body problem in which the lighter body is revolving around the heavier body, simple problem है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसमें आती है। तो पहले टू बॉडी को रिड्यूस कर लो और फिर स्पेशल केस एक और बना लो कि अगर आप हल्की ले लोगे एक बॉडी को तो सिर्फ उसी का मास आ जाएगा, रिड्यूस्ड मास। ये सिस्टम सिर्फ सन अर्थ में नहीं है, ये सिस्टम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी है। आपने छोटे होते भी पढ़ा होगा, +1 में भी पढ़ा होगा कि +1 में जब आप करते हो कि एक बॉडी दूसरे के अराउंड घूम रही है तो आप मास किसका लिख लेते हो, मास लिख लेते हो इलेक्ट्रॉन का। लिखा है कहीं पे लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स में mv²/r में लिख लिया होगा। ठीक है कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, कूलम्ब इंटरेक्शन से। कूलम्ब इंटरेक्शन कितनी है, K(Q1Q2/r²। उसमें आपने ये सब कर लिया होगा जब ड्राइव किया था कि वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, mvr = nh/2π बोहर्स ऑर्बिट, और ये वो उसमें किया था। तो उसमें मास इलेक्ट्रॉन का लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सिस्टम में प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा है, 1840 करके कुछ है। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा है तो रिड्यूस्ड मास में हैवियर बॉडी का मास तो छोड़ दो, लाइटर बॉडी का मास रह गया। लाइटर बॉडी का मास जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का। तो हम यही बोलते हैं कि प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में दोनों अपने उसके अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल प्रोटॉन के ऊपर ही जाके सेंटर ऑफ मास मिल गया है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर मार रहा है। तो वहाँ पे जब प्रॉब्लम भी लेते हैं तो वो लेते हैं कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, जहाँ पे आप एनर्जी निकालते थे ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है 13.6 बाई n² करते थे। n1 के लिए 13.6 आ गई, 2 के लिए फिर कम हो जाएगी 3.4 हो जाएगी। वहाँ पे आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था। पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, प्रोटॉन का क्यों नहीं लिया, वो यहाँ से आता है। सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो तो ये आर्टिकल था हमारा मेन। समाचार समाप्त। आपको क्या क्या सीखना है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास में उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उस पर फोर्स कितनी है, और अगर वो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाओगे तो कैसे बिहेव करेगा वो, और उसी को यूज़ करके अगर आप टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हो तो क्या क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये डेरिवेशन भी सिंपल है। आर्टिकल भी आ जाता है कई बार, नहीं तो उसके बेसिस पे तो क्वेश्चन बनते ही हैं, न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो बताओ।
नहीं तो आज के समाचार समाप्त हुए। कल अगला आर्टिकल सीखेंगे। क्या सीखेंगे उसमें? सीख लेंगे कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कल करेंगे।